नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मदन लाल खुराना। खुराना जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आपकी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो आपका कहना जैसे कि पार्टी विद डिफरेंस, ईमानदार छवि होगी लोगों की, परंतु पिछले साल में 6 सालों के अंदर आपने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जितने भ्रष्ट अफसर आपके राज में पकड़े गए, जो आपके चेहरे थे, क्यों है सर? मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, ऐसा मैं आपको याद करा दूं कि 1985-86 के अंदर जब मिस्टर क्लीन प्रधानमंत्री थे तो उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि 100 रुपया जब सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है तो 16 रुपया नीचे तक पहुंचता है, 84 रुपया जो है वो बीच में पाइपलाइन में लोग खा जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की तो इंतहा थी उस समय। तो उनसे कंपटीशन कर रहे हैं? मैं कंपटीशन जो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, फर्क ये है या वो रिकॉर्ड तोड़ा कि नहीं आपने? उस सब देखिए, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर जाता है पानी की तरह। मैं कोई भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है ऐसा क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार जहां उसको पकड़ा जा रहा है, पहले पकड़ा नहीं जाता था। पहले मतलब खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि 86% भ्रष्टाचार है, लेकिन कोई पकड़ा नहीं जाता। आज जो आपने कहा ना, भ्रष्टाचारी अफसर जितने पकड़े गए, इसका मतलब ये है कि इस समय जो भ्रष्टाचार करता है वो पकड़ा जाता है, ये डर पैदा हो गया है। नहीं, मैंने ये कहा भ्रष्टाचारी अफसर आप जो लगाते हैं, आप जो कहते हैं वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सुभाष शर्मा जो आज जीजे के वाइस चेयरमैन हैं और जिनके ऊपर जो पहली बात तो ये है, चेयरमैन थे और आप पहली बात तो ये है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई थी, मेट्रो रेल को बिजली के वितरण के बारे में एनडीएमसी की तरह ट्रीट किया जाए, उसका तो एक शब्द नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसने मेरे से, आपकी रिपोर्टर ने, कस्टमर ने सवाल पूछा कि सुभाष शर्मा जी के बारे में आपने क्या कहना। मैंने बहुत साफ कहा कि सीबीआई का चूंकि रेड हो गया है, सीबीआई केस कर रही है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना। उसने दूसरी बात फिर पूछी, फिर मैंने कहा आपने सुभाष जी के बारे में क्या कहा? उन्होंने जब ये मुझे कहा कि आप उनके गॉडफादर, तो मैंने कहा मैं गॉडफादर उस सुभाष शर्मा का था। जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो उसको मैंने नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कहने, मैं तो पहली बार उनको, जब वो कमिश्नर बने मैंने पहली बार उनसे मिला। उस समय के सुभाष शर्मा जो एक ईमानदार मैं इस सेंस में कहता हूँ, मैं 2 उदाहरण देता हूँ कि जिसमें मैं मुख्यमंत्री बना तो दिल्ली की माफिया के ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। तो बात नहीं हो पाएगी। मैं 1992 या 93 में जो आपको सुभाष शर्मा मिले थे वो ईमानदार थे। ये जो सुभाष शर्मा का नया रूप आया ये आपको पता नहीं? मैं आपको एक केस के बारे में, देश के होम मिनिस्टर ने उसको बुलाकर कहा कि इसमें इसका काम करो, चाहे भ्रष्टाचार करना पड़े, कुछ करना पड़े। उस व्यक्ति ने मुझे उसी दिन शाम को सुभाष शर्मा ने कहा कि साहब मेरा ट्रांसफर होने वाला, मैं हटाए जाने वाला हूं क्योंकि मैं वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा हूं। 2 दिन के बाद उस व्यक्ति को, यहाँ एक होटल है, उसका नक्शा पास क्योंकि इसने नहीं किया, करप्शन नहीं किया, उसलिए हटा दिया गया क्योंकि इसने करप्शन नहीं किया। मैं अब वही कहना है कि 1993 में सुभाष शर्मा जिसको आप जानते थे वो ईमानदार था, उसकी इमेज डीडीए में जाने के बाद वो करप्ट हो गया क्या? मैं ये नहीं कहता करप्ट हो गया। प्रधानमंत्री आपको याद है ना, अभी कुछ मिला, इसमें कुछ कहना, मैंने ये कहा, मैं इसलिए अर्धसत्य इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ मिला ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। मेरा कहना प्रधानमंत्री ने डीडीए सबसे भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन एक पत्र लिखा, तो सुभाष शर्मा जी वहाँ जाकर के कोयले की दलाली में मुंह खाने वाली बात हो गई क्या? किसी आदमी के बारे में आप पिछले 10 साल से जानते हो और एक जानते हो कि बहुत अच्छा ईमानदार अफसर है, क्योंकि उसने मेरे मुख्यमंत्री काल में वो ईमानदारी दिखाई। अब अगर उसके बारे में जब कोई ऐसी चीज आती है तो शौक लगता है, एकाएक विश्वास नहीं होता है। तो मेरी स्थिति आज वो है, मैं आज जब तक कोई सारी चीजें सामने न आ जाए, कोई और ना हो जाए, तो मैं अपने विचार नहीं रख सकता। इसलिए मैंने आपके रिपोर्टर से ये कहा कि मैं, सीबीआई क्योंकि जांच कर रही है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जिस सुभाष शर्मा, मेरे मुख्यमंत्री काल में जो सुभाष शर्मा कमिश्नर था, उसकी छवि उस समय एक ईमानदार ऑफिसर थी। मेरी बात, आपने उनको अपॉइंट कराया, इसलिए सिफारिश थी दिल्ली की समस्याएं सॉल्व करो, क्योंकि वो देखिए, मेरी सिफारिश ये थी कि दिल्ली के डीडीए का वाइस चेयरमैन पिछले 35 सालों में सिवाय जगमोहन जी को छोड़ करके दिल्ली से बाहर का आता था, जिसको दिल्ली की एबीसी मालूम होती थी। तो मेरी डिमांड ये रही है कि दिल्ली
दिल्ली के कैडर का होना चाहिए जो दिल्ली की समस्या को समझे। मेरे को लगता है खुराना जी आपके बारे में ये कहा, आपके जो दुश्मन हैं या दोस्त हैं सब ये कहते हैं कि आप तो ऐसे व्यक्ति को लाना चाहते थे जो दिल्ली को बर्बाद कर दे, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज कर दे ताकि आप वोट ले सकें। आप क्या सुभाष शर्मा उसके अंदर फिट बैठते थे। नहीं, आप क्या समझते हैं कि आज जो दिल्ली बर्बाद हुई, क्या आज दिल्ली के अंदर जो 14-15 अनऑथराइज कॉलोनी बनी है, क्या आज बनी है? क्या ये 14-15 1000 से ज्यादा रेगुलराइज किया आपने कॉलोनी तो? नहीं 14-1500 जो बनी है। हाँ। जब मैंने 1061 की कॉलोनी, हाँ। तो क्या मेरे शासन में हुई? क्या नहीं, आप तो बनवा के रेगुलराइज करवाते हैं ना पॉलिटिशियन लोग। पॉलिटिशियन, आप अब उस पॉलिटिशियन में हमको ना डालिए। मेरा ये कहना है कि जून 77 में हमने कॉलोनियां पास कर दी पहले की। 80 से लेकर के 92 तक 1071 कॉलोनियां जो बनी, उसमें तो हमारा राज ही नहीं था। हमने तो आकर के उसको रेगुलराइज किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली का दुर्भाग्य क्या रहा? दिल्ली का दुर्भाग्य मैं बताऊं क्या है? हाँ जी, कि पॉलिटिशियन जो हैं जैसे वोट बैंक की राजनीति करते हैं, दिल्ली में भी आप जैसे पॉलिटिशियन, चाहे कांग्रेस के हो चाहे आपके, आप तो मुख्यमंत्री रहे, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करवाइए, फिर रेगुलराइज कराइए और ऐसे अफसरों को अपॉइंट कराइए जो आपका काम करें। ये हरियाणा में क्यों नहीं होता? ये यूपी में क्यों नहीं होता? सारे शहर बर्बाद हो रहे हैं हर जगह पर। ऐसा नहीं, एक चीज बस समाज समझिए, दिल्ली लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर चूंकि दिल्ली के अधीन नहीं है, इसलिए यहाँ जो होता है दिल्ली सरकार कुछ कर नहीं सकती। आपकी सरकार ऊपर है ना, अभी है ना, 5 साल से। उससे पहले आप थे, कहाँ नीचे सरकार आपकी थी। कहाँ थी? जब 98 तक जब चुनाव आप हारे, जब उसके तब तक आपकी पावर सरकार नहीं थी ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पावर, चाहे देखिए, चाहे सरकार हो कांग्रेस की, चाहे हो, इन समस्याओं को हल करने की पावर नहीं थी। इसलिए डीजीए वाइस चेयरमैन कोई भी आता रहे, वो अपने दिल्ली को 2-3 साल लूटता था, चला जाता था। कोई दिल्ली सरकार उसको रोक नहीं सकती थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और लैंड उसके अंडर में नहीं थी। एक बात बताइए, जगमोहन साहब ने कुछ एक्शन लिए थे दिल्ली को कंट्रोल करने की, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो रेगुलाइज करने, जो भी प्रोग्रेसिव काम होते हैं, जो ठीक काम है, आप उन्हीं के पीछे पड़ गए। देखिए, मैं इस समय, क्योंकि वो मेरी पार्टी के नेता है, वो भी तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं 80 से। वो तो दिल्ली का सुख की बात कर रहे थे ना, क्यों हुआ? आप दिल्ली के दुख की बात करते हैं। उस समय मेरा ये कहना है कि जिसके आप पहले इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग को अनऑथराइज किसने बनवाया, उसको फिर तोड़वाने के लिए किसने किया? मैं पुरानी बात, मेरा ये कहना है कि चाहे जगमोहन साहब ने पहले इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग अनऑथराइज जो भी बनाया, आप कहना चाहते हैं कि वो पहले कुछ करते थे, आपकी पार्टी में आके कुछ और कर रहे हैं, पर जगमोहन साहब का ये कहना है कि दिल्ली में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन रुकनी चाहिए। तो आज की स्थिति है, आप रोके ना, आप इसके पक्ष में या विपक्ष में हैं? मेरा ये कहना है, ये तो शुरू से रुकनी चाहिए थी। आज जो समस्या ये है कि पिछले 15 सालों से जो बनी है, इसका क्या किया जाए? मैं सीधी बात पूछा हूँ, आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन रोकने के पक्ष में हैं या विपक्ष में? पूरी तरह से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, देखिए 2 तरह की है। नहीं सुन लीजिए पूरी बात। एक तो बड़े बड़े बिल्डर्स ने जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की हुई है, मार्केटें बनाई हुई है, ये किया हुआ है। एक बिल्डर वैसे जो आपके साथ हैं, एक है कांग्रेस के साथ। मेरा पूरा सेंटर सुन लीजिए। एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन वो हुई है, बेटा बड़ा हो गया है और उसकी शादी हो गई है, एक कमरा बनाना चाहता है, एफआईआर उसको अलाउ नहीं करता है। तो मेरा ये कहना है कि अपनी सीमा में रह करके अगर वो एक आध कमरा बनाने के लिए एफआईआर उसको इतना बढ़ा दो ताकि अपनी सीमा में कर सके। वो कानून को बदल दो आप, उन आम लोगों को। पहले गलत बने थे कानून। मैं ये नहीं कहता हूँ, आज दिल्ली की आबादी, यहाँ तो उनको मकान दीजिए। मेरा पहले घर सेंटर, देखिए दिल्ली की प्रॉब्लम क्यों है, एक मुझे मौका दीजिए। 1980 में डीजीए ने सारी लैंड दिल्ली की अक्वायर। खुराना जी, मेरी आपकी बात, सीधी बात आप कर तो नहीं रहे, मेरे को आप जो समझा नहीं पा रहा हूँ मैं आपको। आप बात क्या करना चाहते हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में? ये आधा समय हमारा बीत गया है, इसके ऊपर फिर बात करूंगा मैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मदन लाल खुराना जी से। खुराना जी, आपसे मैं बात कर रहा था अनऑथराइज, छोड़िए उस बात को छोड़िए। अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, सारे देश की आंखें दिल्ली के ऊपर है, दिल्ली में आपकी सरकार ऊपर है, आप क्या मुद्दे लेके चुनाव में जाने वाले हैं? देखिए, 2 तरह के मुद्दे मैं सोचता हूँ। तो अभी जो आपने कहा, दिल्ली की अनेक वर्षों से कुछ प्रॉब्लम बहुत पेंडिंग, अब गलती किसी की हुई हो, अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए बांग्लादेशी नहीं आना चाहिए, अब है। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कॉलोनियां नहीं बननी चाहिए, लेकिन बनी,
सरकार की गलती के कारण बनी। बांग्लादेशियों क्या करने वाले हैं आप? मैं ये नहीं कर, मैं आपको समस्या बता रहा हूँ। हूँ। दो समस्याएं आपके यहाँ की, एक अनसाइंड कंस्ट्रक्शन, एक बांग्लादेशी की समस्या। बांग्लादेशियों को बाहर जाना चाहिए, उससे तो कोई समझौता नहीं। वो तो एक एंटी नेशनल, अगर उनसे कोई यहाँ रखने की बात करता है तो मैं उसको एंटी नेशनल कहता हूँ। तो बांग्लादेशी जो अनसाइंड यहाँ पर आए हुए हैं उनको आप निकालने के लिए मुहिम चलाएंगे? निश्चित रूप से। किस तरह की मुहिम चलाएंगे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनको, बांग्लादेशी को? उनको हर को एक आइडेंटिटी कार्ड, मल्टीपर्पज आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए सबके। केवल राशन कार्ड जिसका बन जाए वो वोटर हो जाएगा ऐसा नहीं। मल्टीपर्पज आइडेंटिटी कार्ड जो कि अडवाणी जी ने जैसा अभी कहा है, वो हम सबसे पहले दिल्ली में उसको लागू करवाएं। इसका मतलब ये कि जो राशन कार्ड बना लो बीजेपी के लिए वोट देने तैयार हो, वो राशन वो उसको नहीं निकालेंगे? देखिए मैं इसमें नहीं कह रहा, मेरा ये कहना है आप इसमें बीजेपी कांग्रेस का सवाल मत लाइए। मेरा इतना ही कहना है, देखिए दिल्ली की समस्या, आप अगर मुझे 1 मिनट दें, 1960 में डीडी ने सारी लैंड एक्वायर कर, अगर मैं होता तो 40 साल की योजना बनाता कि 2000 तक दिल्ली की आबादी इतनी होनी है, इतने मकान बनेंगे, बाकियों को प्राइवेट को दे दो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। मास्टर प्लान तो 2 बनाए आपने ना? मैंने लैंड तो अपने पास रखी ना। दिल्ली अब 4 लाख आबादी पिछले 35 सालों से बढ़ी है। आपने कहा तो 1 लाख मकान चाहिए थे हर साल, बने हैं 7,000, 7,000। अब कसूर है खुराना जी, जो भी आता है यहाँ सीधी बात करने के लिए। मैं कह रहा हूं, आप केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान रहे, एक साल का कसूर किसका है? कसूर है दिल्ली को पावर, दिल्ली को लैंड और दिल्ली को लॉ एंड ऑर्डर नहीं मिला हुआ, इसलिए। कौन देगा ये पावर? आपकी सरकार है। शीला जी जो कह रही है ठीक कह रही है। शीला जी तो अभी कह रहे हैं, हम तो 35 सालों से कह रहे हैं। आप 5 साल तो आप मुख्यमंत्री रहे। हाँ तो अब मतलब बिल आ रहा है ना। मैं शीला जो कह रही है ठीक कह रही है, इसका मतलब मैंने कहा शीला जी तो जो हम कह रहे थे उसके पीछे चली। उनको लगा कि अगर हमने नहीं कहा दिल्ली को स्टेट उठता तो उनको कुछ पूछेगा। खुराना जी सीधी बात में जो आप 35 साल से कह रहे हैं, अगर शीला जी आज करिए तो ठीक कह रही है ना? अब तो ठीक कह रही है, उनके साथ हैं आप? नहीं, वो हमारे साथ है, ये मेरा कहना। आप दोनों मिलकर क्यों नहीं जाते अडवाणी जी के पास से? हो गई बात, हो गई है। और इस सेशन के अंदर असेंबली का भी अब चुनाव भी दोनों को मिलकर लड़ना पड़ेगा लगता है। ये दिल्ली के हित में ये मल्टी सिटी अथॉरिटी जो दिल्ली की पिछले 40-50 सालों से है, ये खत्म होकर के यूनिफाइड अथॉरिटी हो, एक अम्ब्रेला के नीचे सारी समस्याएं हो, और उस अम्ब्रेला के नीचे समस्या तो अकाउंटेबिलिटी हो चीफ मिनिस्टर जी। जैसे मैं कह रहा हूँ, जो आप मजाक में मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के बस में है नहीं, तो इसलिए आप करते क्यों नहीं हो? क्योंकि चीफ मिनिस्टर कर नहीं सकता। जी आप भी बेबस मुख्यमंत्री, शीला जी भी बेबस मुख्यमंत्री, इसका केंद्रीय सरकार में आपके खिलाफ लोग पावर नहीं है। सरकार दिल्ली सरकार के खिलाफ है, दिल्ली के लोगों के खिलाफ है। जब वोट देता है तो वो एक्ट नहीं पड़ता है, उसको लगता है कि चीफ मिनिस्टर काम करवाए, पावर है नहीं है। पर आप 5 साल मुख्यमंत्री खुराना जी रहे, उसमें आपकी सरकार दिल्ली में थी 1 साल के लिए जब आप थे मुख्यमंत्री, उसके बाद आपकी सरकार अब तक चल रही है। जब चुनाव आता है तब ये समस्याएं आपको दिखाई देती है। राज बना दो इसको, ये सब कुछ कर दियो, राज बना दो, एक पूरा राज्य का दर्जा दे दो। जब भी आता है हर 5 साल, जब चुनाव आता तब आप नारा लेके खड़े हो। ये तो 35 साल कांग्रेस ने अभी देखिए पार्लियामेंट के अंदर बिल तब तक नहीं आ सकता जब तक कि प्रदेश सरकार जो है वो रिकमेंड ना करे। पहले हमने हमेशा किया, कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस मांग रही ना, मैनिफेस्टो में पहले नहीं था। नहीं अब मांग रही ना कांग्रेस आपसे, अब हुआ ना, आप बिल लाइए ना, तो ला रहे हैं ना, फुल फ्लेज आप लाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब क्योंकि कांग्रेस अब कहा है 35 सालों के बाद, इसलिए अब बिल ला रहे हैं इस बार। तो आप जो कह रहे थे कि एक समस्या तो ये राज्य नहीं है, दूसरा आपने कहा बांग्लादेशी जो है एक बड़ी समस्या। बांग्लादेशी तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो लगती है अनऑथराइज, जैसे अनऑथराइज कॉलोनी, लीज प्रथा को खत्म करना दिल्ली के अंदर, कमर्शियल और लगती है या है ना समस्या। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या, ये आप कह रहे हैं। मैं उसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक बड़े बड़े बिल्डर जिन्होंने बड़े मार्केटें बनाई हैं, उनकी इन लोग, वो तो आपके वोटर हैं। वोटर जो पूछा रोड का हमने कार्रवाई की थी, वो खुराना नहीं करवाई थी। उस समय सुभाष शर्मा ने ही हमारा साथ दिया था। आपने एक ही आदमी क्यों पकड़ा था, बाकी को छोड़ दिया? किसको? अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन एक आदमी से ना करा रहा, सारी दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे बिल्डर, ऐसे बहुत से बिल्डर हैं। तो अभी तक क्यों नहीं मीठा में ये जो कोटा है आपका उसके ऊपर? एक्जेक्टली मेरा ये कहना है कि आज कोई भी सरकार हो, अनुसार आज तक वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बिल्डर को
कोटा में या किसी में उसमें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आपका एक किसी कानून आपने अफसर को? बनवाया था शायद, अनस्थायी कंस्ट्रक्शन कराना और पब्लिक लैंड पे कब्जा करने वाले के ऊपर क्रिमिनल केस होगा, ये कानून बनाया ना? एक्चुअली मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ आज तक? कानून लागू करने का हमारे पास अधिकार नहीं था। कानून तो है ना, मतलब कानून को लागू कौन करेगा? पुलिस आपके अंडर है ना? नहीं है, यही तो मेरा आपके मतलब आप बीजेपी, आप अगर बीजेपी से अलग है क्या? आप आज की बात करते हैं। मैं आज दिल्ली में हमारा शासन नहीं की है, बात कर रहा हूँ। बीजेपी इसलिए दिल्ली की जनता को हम कहना चाहते हैं कि इस बार हमको शासन दीजिए, सेंटर भी हमारी सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर भी और लैंड हमको मिलने वाली है, उसके बाद हम दिल्ली के अंदर ये समस्या सॉल्व करेंगे। मतलब ये मेरा कहना। खुराना जी, आपका नारा क्या आज? हम वैट नहीं लागू होने देंगे, अनस्थायी कंस्ट्रक्शन जो है उसको रेगुलराइज कर देंगे, मल्होत्रा कमेटी दोबारा से रेगुलराइज करें, जगमोहन ने जो रिवर्स की थी, ये सारे के सारे किस लिए ये काम हो रहे हैं? सिर्फ वोट लेने के लिए? वोट लेने के लिए नहीं, तो चुनाव हारते जा रहे हैं आप, हिमाचल में हार गए। नहीं, कौन सी सरकार है, कौन सी दिल्ली की सरकार है या कौन सा व्यक्ति है कि जो दिल्ली के इन 25-26 लाख ये छोटे मोटे जो घरों के अंदर जो थोड़ा बहुत ऑल्टरनेटिव हुआ है कोई इसको तोड़ देगा? इस प्रकार राज हुआ है। अफसर आता है, सुबह फायदे उठाता है और घूमता है और शाम तक पैसे इकट्ठे करके चला जाता है। आप तो लड़ जाते हैं, आपसे सुप्रीम कोर्ट चला रहा है दिल्ली को, आप सुप्रीम कोर्ट के खड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट का इश्यू हो, क्लीन, सब जितने सब के ऊपर आप लोग लड़ाई करते हैं। देखिए ये कमरे के अंदर बैठ करके चावला जी कहना बहुत आसान होता है, फील्ड में जब आदमी जाता है। मेरे को वोट लेने नहीं, वोट आपको पता कैसे? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो आप, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली की अनस्थायी क्यों नहीं, जैसे आपने कहा, अगर दिल्ली के 10, 15, 20, 50 बिल्डर्स को 50 बिल्डर को आप कोटा में बंद करवाएंगे जो अनस्थायी निश्चित रूप से कार्रवाई करवाऊंगा और ताकि दूसरे लोगों को ये लगे कि अब अगर हमने किया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से। तो आपकी मांग ये है कि जितने अनस्थायी बिल्डर्स हैं, माफिया है, उन सबको कोटा में बंद होना चाहिए? बंद करेंगे आप करेंगे। किससे करवाएंगे? अडवाणी से? नहीं, हमारे हाथ में आ जाएगी तब तो पुलिस। नहीं, आप जब बन जाएंगे उसके बाद करेंगे। नहीं, आपकी सरकार है, अभी क्यों नहीं कराते हैं आप? हमारी सरकार दिल्ली गवर्नमेंट को रिकमेंड करे। दिल्ली गवर्नमेंट क्या आता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर तो आपका है, लॉ एंड ऑर्डर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है जो आपके अंडर आती है। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप मुख्यमंत्री बनने के लिए नारा लगा रहे हैं, लगता ही है। देखिए, मैंने कभी मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने 3 लाख डायरी पर आए थे तो मुख्यमंत्री को ठोकर मारती थी। नहीं, आपने सीधे दिए, ठीक है, परमानेंट डिसीजन भी तो आप है ना। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैंने दिल्ली को कभी ईंटों गारों का शहर नहीं माना, मैंने दिल्ली को मंदिर माना हुआ। 1911 की जो सुंदर दिल्ली थी वो उसकी हालत क्या होगा तो जानते ही हैं आपने। 1911 में अच्छी लकीन दिल्ली बनी थी, दिल्ली की एक बनाई सपना देखा था। दिल्ली की आबादी कितनी थी और आज दिल्ली की आबादी कितनी हो गई? वो तो भारतवर्ष की आबादी बदल गई है, उसके क्या? दिल्ली की आबादी नेचुरल से ग्रोथ से ज्यादा हुई है। खुराना जी, मैंने बहुत कोशिश की आपसे सीधी बात करने की, पर कर नहीं पाया। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।